मार्ग से किशन को ढूंढने चले आते हैं। उधर गुफा में किशन साधु बाबा को देखकर उनसे सहायता मांगने लगता है। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए। ये दुष्ट मेरी हत्या करने वाला है और केवल मेरी ही नहीं, मेरी हत्या करने के बाद महाराज सोमेश्वर की भी हत्या करके उनका राज्य हड़पने वाला है। केवल मेरे लिए नहीं साधु बाबा, इस राज्य का इस दुष्ट से रक्षण करने के लिए मुझे बचा लीजिए। ये एक सामान्य साधु है, मुझे तुम्हारी हत्या करने से नहीं रोक सकता। ये तो मेरी उदारता है कि तुमने आज का सूर्योदय देखा, नहीं तो तुम्हारी कल रात को ही मृत्यु हो जाती। किसी की मृत्यु कब करनी है, इसका अधिकार तुम्हें नहीं है महामंत्री। यदि इस मनुष्य की मृत्यु का समय नहीं आया है तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये सत्य है। इसका रक्षण होगा और वो भी मैं ही करूँगा। ऐसा कहकर साधु बाबा एक पत्थर पर बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं। उनके ध्यान लगाते ही उस गुफा में सफेद रंग का धुआं फैल जाता है। उस धुएं का फायदा उठाकर किशन गुफा से बाहर आ जाता है। तभी उसे महाराज मिलते हैं। किशन महाराज को बताता है महामंत्री उस गुफा में है और उसकी हत्या करने वाला था। महाराज के सेवक गुफा में जाते हैं। तब तक धुआं खत्म हो जाता है। सेवक महामंत्री और कालिया को पकड़ लेते हैं। महाराज, आपका अपराधी आपके सामने है और इसे दंड देना आपका कर्तव्य है। अवश्य साधु महाराज, इसने बहुत बड़े अपराध किए हैं और इसे इसके कर्मों का दंड अवश्य देकर रहूंगा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जो राज्य का अहित चाहता हो, उसे मृत्यु दंड देना ही उचित रहेगा, और वो भी पूरे समाज के सामने, ताकि बाद में कोई फिर से ऐसा दुष्ट कृत्य करने का साहस न करे। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बनाकर ले आओ और नगर के चौक में बांध दो। इन दोनों को सबके सामने फांसी दी जाएगी। महाराज दोनों को दंड सुनाकर किशन को लेकर राजमहल आते हैं। मीरा अपने पति को सकुशल देखकर खुश हो जाती है। मीरा, ये देखो, तुम्हारा पति सकुशल लौट आया है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज, आपने अपना वचन पूर्ण किया। नहीं, सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। किशन तो साधु बाबा की कृपा से उस दुष्ट महामंत्री के चंगुल से बाहर आया है। किशन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के एक नए मंत्री बनो और मेरी सहायता करो। महाराज, मैं गरीब सामान्य नागरिक हूँ, मैं राज्य का मंत्री कैसे बन सकता हूँ? तुम सामान्य किशन नहीं, तुम्हारे लिए साधु बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया है। तुमने उस दिन मेरे प्राणों की रक्षा की है और तुम मेरे लिए पूर्ण मन से समर्पित हो। मुझे अपने आसपास ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो विश्वास पात्र हों, इसीलिए मैं तुम्हें ये सम्मान देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस दिन उस बारिश में मैं घर से बेघर हो गया था, तब मेरे सामने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे मैं क्या करूंगा, परंतु उसी समय आपसे मेरी भेंट हो गई और मेरा भाग्य ही बदल गया महाराज। तुम्हारे भाग्य में उस दिन की बारिश से आगे अच्छा होना लिखा था, इसीलिए ये सब हुआ। किशन, तुम्हारी इस सकारात्मक सोच का हमारे राज्य को बहुत लाभ होगा। तुम ये पद संभालने के लिए तैयार हो, ये देखकर मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है। एक गरीब जिसके घर की छत तेज बारिश में उसके सर से हट गई थी, उस गरीब किशन और मीरा को बहुत खुशी होती है। गरीब किशन आज राज्य का महामंत्री बन जाता है। सुंदर नगरी राज्य के महाराज की राजमहल में आज सभी बहुत प्रसन्न थे। पूरे राज्य में सभी मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। सुंदर नगरी के महाराज सतानंद सभी प्रजावासियों को एक साथ राज्यसभा में बुलाते हैं और मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम सबकी राजकुमारी ने जन्म लिया है, मेरी पुत्री। और आप सबकी राजकुमारी इतनी सुंदर है कि जैसे कोई चंद्रमा इस भूमि पर उतरा हो। हम सब इतनी सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करके सौभाग्यशाली बन गए हैं। महाराज शतानंद की बात सुनकर सब राजकुमारी का जय जयकार करते हैं। सभी एक एक करके अपनी प्यारी राजकुमारी को देखने अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लेकर आते हैं। एक दासी,
महारानी सुदेशना, हमारी इस राजकुमारी को देखने के लिए पूरी प्रजा आ रही है। सभी प्रजावासी बहुत आनंदित हो गए हैं। हाँ, हमारी प्रजा हमारा परिवार ही है और परिवार के सदस्य तो अब अपने घर के बच्चे को देखने आते ही हैं। इतने सालों के बाद उन्हें इतनी सुंदर राजकुमारी प्राप्त हुई है, इसलिए सभी बहुत प्रसन्न हैं। आने दो सबको और सबका मुंह मीठा करके ही उन्हें वापस भेजना। ऐसे ही एक एक करके प्रजावासी अपनी राजकुमारी देखकर मिठाई लेकर अपने घर वापस जाते हैं। महारानी सुदेशना अपनी चंद्रमा जैसे सुंदर बेटी का नाम चंद्रप्रभा रखते हैं। दिन बीतने लगते हैं। एक पूर्णिमा की रात महारानी सुदेशना एक दासी को बुलाती है और दासी, मैं जरा एक महत्व के कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए तुम जाकर राजकुमारी के पास बैठो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। दासी महारानी को प्रणाम करके राजकुमारी चंद्रप्रभा के कक्ष में चली जाती है।